प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहिए। आनंद साहनी, क्या हाल है आपका? यस सर। पढ़ रहे हो ना? यस सर, प्रैक्टिस स्टार्ट किए कि नहीं? प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। सोनी बहुत प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए सर मेरा अभी इकोनॉमिक्स का उतना नहीं हो पा रहा है सर। सर बस इतना ही हो पाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है। 66 का मेंस तो उसी से है ना। इसका तो अभी पीटी ही नहीं लिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर का 5 अप्रैल को पीटी ही लेगा, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत। प्रैक्टिस सबको टाइम बांट दो। जी सर, कोशिश तो कर रहे हैं सर। कौन ऐसी माता थी कि 100 बच्चा को खिलाती थी? प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो। एकदम नए अवतार में आई हो, ऋचा चौहान। घर पे है सर। नहीं, मैंने कि तुम्हारा जो ये है कान में लगाए उसको क्या कहते हैं? ईयरफोन। ईयरफोन। ईयरफोन जो है बहुत ही अच्छा है। हाँ, थैंक यू सर। और बदल दी हो तो सिर वाला बदल दी हो ना? जी सर, बदल दिए। सिर पर जो लगा रहता था। जी सर, वो टूट गया। अच्छा, और टूट भी गया। जी सर। श्वेता, हाउ आर यू? ठीक है सर। ठीक है, तबीयत ठीक है ना? जी ठीक है। आप इस सर लाइन ठीक को हैं? मारो। वेल्थ इज वेल्थ, इसके आगे कौन सा टर्म रहता है? डॉट डॉट इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ सर। हेल्थ इज देखिए, सोनी तुरंत पकड़ ली। यस, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, वही सबसे बड़ा धन है। हम लोग तो क्या पढ़ रहे थे? अभी आप लोगों का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। उसका नाम है सेंट्रल बैंक। एक क्वेश्चन रहता ही है, सेंट्रल बैंक। उसको कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे, फिर कमर्शियल बैंक पढ़ेंगे। ठीक है ना सानी? तुम्हारा कोई टॉपिक है बोलो तो। सर उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं, सेल्फ अपने से ही बनाए हैं नोट्स उसका, सेंट्रल बैंक का। किसका? सेंट्रल बैंक और सेलेक्टिव सेंट्रल बैंक क्रेडिट। बनाए हो? यस सर, और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बनाया है। अच्छा, तो बनाए हो तो बताओ हमको, मोरल सुएशन किसे कहते हैं? एक सेकेंड सर। हाँ सर, हिंदी में बोलिएगा क्या होगा उसका। नैतिक दबाव। नैतिक दबाव। सर वैसा तो कुछ लिखे नहीं है, बट सेंट्रल बैंक का डिफिनेशन और उसके कार्य और विधि लिखे हैं। ये साख नियंत्रण का विधि और तो मौद्रिक नीति वगैरह आ जाएगा। सेंट्रल बैंक का मुख्य काम क्या है? नोट छापने का अधिकार है, और सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक, विनिमय प्रबंधन एवं नियंत्रण का कार्य है। साख नियंत्रण और मौद्रिक नीति लागू करना उसका मेन काम होता है। नोट छापना भी नोट छापने का अधिकार, आर्थिक विकास में योगदान। नोट छापने का जो अधिकार है, 2/5 3/5 किसे कहते हैं? तो उतना डिटेल्स में तो नहीं पता है। डिटेल क्या है? तुम स्टार्टिंग है तो डिटेल थोड़ी कोई है। तुम नोट छाप रहे हो और सर अपने से तैयार कर रहे थे सेंट्रल बैंक का, तो है ना? वही हम जानना चाह रहे हैं। अपने तैयार करो या हम पढ़ा दें। उद्देश्य तो है कि सेंट्रल बैंक पढ़ना। यस सर। अपने से तुम तैयारी किए तो नोट छापने का क्या विधि है? सर उसका न्यूनतम जो आरक्षण, विधि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के आधार पर।
जी उसके सर पहले बिल्कुल कौन प्रणाली था? भारतवर्ष में आजादी के बाद कौन प्रणाली लागू था? सर वो भी ध्यान में नहीं है सर, वो पढ़े थे सर। लेकिन उस पहले जो था वो आरक्षित कोष प्रणाली वगैरह कुछ था। क्लियर हमको भी याद नहीं। बेसिक चीज जो है यस सर 2/5 3/5 क्या है ये जानते हैं कि नहीं? यही इंटरव्यू में आपसे पूछ देगा। और आप कह रहे हैं कि हम खुद तैयारी किए, तो खुद तैयारी में सारी बात आना चाहिए। यस सर हम बता रहे हैं कि क्या चीज मिस कर जाता है आदमी। यस सर इसका मतलब है कि आप कोई हिंदी मीडियम की किताब से तैयार कर रहे होंगे। यस सर किताब से ही तैयार कर रहे हैं। कौन किताब है? मिश्रा एंड पुरी का सर। अच्छा मिश्रा पूरी वाला उसमें तो कोई ईशानपुरी तो इंडियन इकोनॉमी का है, अच्छी किताब है। वो आप कैसे मिस कर गए? उसको दिया है कि नहीं दिया है, हम नहीं जानते। सेंट्रल बैंकिंग जो दिया है है, उसमें दिया है सर, बट हम एक लिखने के एंगल से बस सिर्फ जो इम्पोर्टेंट लगा उसको ही लिखे हुए हैं। वो उसी में वो छूट गया हो। यस सर तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। बीपीएससी में आप जाइएगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू मीन बाय 2/5 3/5, सब आदमी लिख लीजिए। यस सर खुश रहो। सेंट्रल बैंक क्वेश्चन लिख लिया हर आदमी। श्वेता तुम भी लिख लो 2/5 3/5 नोट छापने का सिद्धांत कब दिया गया इंडिया में? सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक ही पढ़ा रहे हैं सर। तो इसलिए सेंट्रल बैंक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आएगा ही कोई ना कोई पोर्शन। तो हम लोग उसको शुरू करेंगे और उसको खत्म करने के बाद कमर्शियल बैंक करेंगे और तब फिर लौटेंगे मैक्रो की ओर। यस सर क्या आनंद यस सही सर है? ठीक है सर। हाँ तो लिखिए सेंट्रल बैंक। इसमें फायदा क्या है कि सेंट्रल बैंक पढ़िएगा तो इंडिया कर दीजिएगा तो हो जाएगा पेपर 2 मैंने इंडियन इकोनॉमिक्स। यस सर इंडिया हटा दीजिए हो जाएगा थ्योरी। यस सर और इंटरव्यू में बहुत पूछता है इसमें, इसका क्लियर कंसेप्शन आना चाहिए। तो लिख लीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा एक चीज बताइए सानी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या अंतर है? सर वो तो दोनों ही तो मतलब सेंट्रल ही हुआ ना, वो रिजर्व बैंक भी। ना बताइए ना। अब यू आर इंटरव्यू सपोज आपसे पूछा गया व्हाट विल यू से, क्या कहिएगा? एक लाइन बोलिए, लाइन बोलिए, अधूरा मत बोलिए। एक लाइन स्पष्ट बोलिए, जो बोलना है एक लाइन बोलिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या अंतर है? सर बैंकों का प्रमुख बोलते हैं सेंट्रल बैंक को, और वही इंडिया में बोलते हैं, इंडिया के अगर बैंकों का, अन्य व्यावसायिक बैंकों का अगर प्रमुख है तो उसको आरबीआई बैंक बोलते हैं। तुम सोनी? सर भारत में जो आरबीआई है वो शीर्ष बैंक है, और सेंट्रल बैंक जो है वो शीर्ष बैंक को ही कहते हैं, इसलिए आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक है। ऋचा चौहान? सर दोनों सर सेम ही है। भारत का जो आरबीआई बैंक है उसी को सेंट्रल बैंक भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ ये प्रिया तुम बताओ तो।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में क्या अंतर है? सर दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है वही वो रिजर्व बैंक ही है। सोनी तुम जो बोली हो, तुम जी। क्या बोली हो? सर हम बोले हैं कि आरबीआई जो है वो भारत का शीर्ष बैंक है और सेंट्रल बैंक जो है वो शीर्ष बैंक को ही करते हैं, इसलिए आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक कहेंगे। अब देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में कॉमर्शियल बैंक का नाम है। कॉमर्शियल बैंक है। भारत में कॉमर्शियल बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, क्या सर कॉमर्शियल बैंक किसको बोलते हैं? वाणिज्य बैंक, जो जिसका कोई भी जिससे लेन व्यक्ति, देन किया जा सकता है। वाणिज्य बैंक हम लोग पढ़ेंगे। कॉमर्शियल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ए नेम ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। जैसे कोई आदमी है और उसका नाम है धनिक लाल, तो नाम से लग रहा है धनी है, लेकिन वो भीख मांग रहा है, तो धनिक लाल का मतलब धनवान थोड़ी हो गया। मैंने एक भिखारी है, उससे तुम पूछी नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला धनिक लाल। कटोरा लेके वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो भारतवर्ष में 20 गो राष्ट्रीयकृत बैंक 20 गो है। अब धीरे धीरे उसको मिला रहा है। जी सर। तो उसमें एक नाम है इलाहाबाद बैंक, एक नाम है इंडियन बैंक, ये दोनों मिला दिया गया। उसी तरह से है कैनरा बैंक, उसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक थोड़ी है कि पंजाब का है, वो कॉमर्शियल बैंक है पूरे भारतवर्ष। उसी तरह से एक बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। गूगल में करके देखिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का कॉमर्शियल बैंक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो अपने आप को बता देगा क्या है इसका हेड ऑफिस कहाँ है। सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर है? सेंट्रल बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता, नहीं खुलवा सकता, लेकिन कॉमर्शियल बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है अगर उसके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। सर व्यावसायिक बैंक जो है वो जनता को ऋण देती है सर। अब व्यावसायिक बैंक जनता को ऋण देती है, लेकिन बैंक जो है जमा भी करते नहीं रिजर्व देती बैंक कॉमर्शियल बैंक को ऋण देती है। हाँ कॉमर्शियल Yes, sir. कॉमर्शियल बैंक जनता को देती है। तो हम जो आपको कहना चाह रहे हैं कि सर कॉमर्शियल रिजर्व बैंक बैंक, कहाँ से लोन ले सकती है? वर्ल्ड बैंक से। रिजर्व बैंक नोट छापती है, तो सर वो सर लोन नहीं लेती है कहीं से भी। कहीं से लोन नहीं देती। तो वर्ल्ड बैंक का मशीन सर है। क्या काम? वर्ल्ड बैंक किसको कर्जा देती है? वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक कर्जा देती है भारत सरकार, ना कि रिजर्व बैंक। बिजनेस रिजर्व बैंक जो है खुद नोट छापती है अपने देश का। वर्ल्ड बैंक जो नोट देती है वो विदेशी नोट देती है। अच्छा। रुपया नहीं मांगता कोई उससे। भारत सरकार रुपया किससे मांगेगा? रिजर्व बैंक से। भारत सरकार को कहना है कि रिजर्व बैंक तुम जो भी व्यापार करते हो, देते हो कॉमर्शियल बैंक को, तो उसमें कुछ शेयर किसको देना है? भारत सरकार। तो उससे भारत सरकार को एक आय का स्रोत हो गया। आरबीआई पैसा कैसे कमाती है? आरबीआई जो है वाणिज्य बैंक को देती है कर्जा और उससे ब्याज लेती है। प्रॉफिट जो होता है कॉमर्शियल बैंक का, उसी तरह प्रॉफिट होता है रिजर्व बैंक। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, केवल किताब पढ़ने से नहीं होगा, इससे सारा डिस्कशन होने से आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि इंटरव्यू में आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। सर एक सवाल ऐसा जबरदस्त बोली नहीं भाई। हाँ पूछो। सर पूछ रहे हैं कि
रिजर्व बैंक के पास हर समय कितना पैसा रहना ही चाहिए, मतलब उसे कम नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक के पास पैसा कितना रहना चाहिए उसे महत्वपूर्ण नहीं है, उसको नोट छापने के लिए कितना पैसा रहना चाहिए। तो नोट छापने का नियम है कि 200 करोड़ रखना है। जनता को विश्वास हो जो कागज का टुकड़ा है के बदले में वहां रखा हुआ है 200 करोड़ रुपया, जिसमें कि 115 करोड़ का सोना होता है और 85 करोड़ डॉलर रहता है। ये इसको छूता नहीं है, तो इससे हम लोग को कोई भी, आप अपना जमीन बेच रहे हैं, आप अपना जमीन बेच रहे हैं, आप सोना दे रहे हैं, आप घर बेच रहे हैं और आपको उसके बदले में कागज का नोट देता है। लेकिन आपको विश्वास है कि कागज का नोट जो है इसके पीछे वहां रखा हुआ है, डॉलर रखा हुआ है, सोना रखा हुआ है, कागज का नोट। सर एक सवाल, सोना सर कहाँ से आता है? जो वाणिज्य बैंक है वो सोना देती है ना, डायरेक्ट तो आदमी हम लोग तो नहीं दे सकते। सोना तो सरकार जो है खरीदती है, इंपोर्ट करती है और आरबीआई के पास जमा रहता है सोना। सोना हमारे यहाँ जो भी आता है, सरकार सोना भी खरीदती है, सरकार को टैक्स के रूप में भी सोना आता है। जैसे कि सर किसी बैंक में, खरीदता है, कोई भी वाणिज्य बैंक में सोना यदि दे करके कोई लोन गिरवी लेता है तो वो सोना कहाँ जाता है? रिजर्व बैंक के पास, या फिर उसका सेफ रहता है बैंक में? जहाँ गिरवी लेगा ना, जहाँ गिरवी लेगा वही सोना रहेगा। जैसे तुम वहीं पे रहेगा, वाणिज्य बैंक से लोन ली, स्टेट बैंक से, और तुम सोना दी 10 भर सोना वहां रख लेगा, एक भर पर वो तुमको डिसाइड करेगा कितना है, नियम है, उसके अनुसार से तुमको कैश दे देगा और सोना वहीं पर सील करके तुम्हारे सामने दस्तखत करा कर रख लेगा तिजोरी में। सर लॉकर उसी को बोलते हैं मान कि लो बैंक में लॉकर रहता है। हाँ, लॉकर रहता है, तो लॉकर तो आम पब्लिक के लिए भी रहता है ना, लेकिन बैंक का जो लॉकर होता है उसको चेस्ट कहते हैं। चेस्ट बड़ा सा गेट रहता है, उसके भीतर में रुपया रखा रहता है, तो लॉकर में उसको कहा जाता है बैंक का चेस्ट। बैंक का चेस्ट उसमें रुपया रहता है और चेस्ट एक्चुअली लॉकर ही है। वो लॉकर आम आदमी को भी लॉकर मिलता है और उसको भी मिलता है। और कोई सवाल? कोई सवाल कौन दे तो पूछ लो, नहीं तो रात भर टेंशन दिमाग को करता रहेगा, नींद नहीं आई। इसलिए एक कॉपी रखिए, उसको लिख लीजिए कंफ्यूजन बुक। कहीं से कुछ बात हुआ तो उसको नोट कर लीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, जो इकोनॉमिक्स वाला दोस्त है उससे बात कीजिए। नहीं हो तो हम लोग जब क्लास करते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम माइंड को फ्री ऑफ कंफ्यूजन, ताकि आपके मुंह से जो भी बात निकले, कैसे बोले कि सोना कहाँ से आता है, तो सोना खान से आता है, सोना कहाँ से आता है, सोना की उत्पत्ति कहाँ से होता है? खान सोना के खान से। भारतवर्ष में जो सोना का खान है, कोलार में है, सोना नहीं निकाला जा रहा है। सुनती होगी कि भारत में सोना का खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में कोलार माइंस। सब जो है माइंस को बंद किए हुआ है। क्या है कि निकालने में खर्च जो है बहुत ज्यादा है और उससे कम खर्च में आपको विदेश से सोना आयात हो जाएगा। तो अफ्रीका से हम लोग सोना मंगा लेते हैं, हमारे यहाँ जो सोना 100 रुपया में मिलेगा वो अफ्रीका में 60 रुपया में मिलेगा। तो कहाँ से लेना पसंद करेगा लोग? सोना का प्रोसेसिंग बहुत महंगा है। सोना का प्रोसेसिंग बहुत महंगा, देखे हैं निकालते हैं, मतलब टीवी में। हाँ, तो प्रोसेसिंग का हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है वैसा, और उतना सोना भी नहीं है, तो वहाँ सोना ज्यादा है तो वहाँ निकालने का फैसिलिटी भी है। बड़ा बड़ा ईंट निकाल करके, और 1-1 किलो का 10 किलो का ईंट रहता है, और वो निकला, उसका हर कंट्री वाला उसको खरीदता है डॉलर। सोना का बिक्री जो होता ईंट जो निकलता है ना, तो ईंट में पूरा सोना थोड़े रहता है, थोड़ा सा ही सोना रहता है ना। पूरा जो ईंट निकलता है वो जो निकलता नहीं है, जो सोना उसमें से
प्योर सोना निकालने के बाद जो ईंट बनाया जाता है। अच्छा। सोना जो निकलता है वो तो काला रंग का मिट्टी में पत्थर लगा रहता है, तो उसको प्रोसेसिंग करके और जो प्योर गोल्ड है वो निकल गया, जब प्योर गोल्ड निकल गया तब उसका ईंट बनाया जाता है। खान में जो रहता है वो तो प्रकृति का ईंट है, वो सोना का मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसमें बहुत सारा धातु प्योर अलग नहीं से है। भी रहता है, उसको सिर्फ उस सबको सेपरेट करके प्रोसेस है और उस प्रोसेस से जो है जो प्योर गोल्ड निकलता है 24 कैरेट का। सर सोना का जो बिस्किट बनता है सर, तो उसमें तो पूरा सोना नहीं रहता है, हम देखे हैं कि सोना का बिस्किट में थोड़ा सा ही रहता है। ना सही है क्या? रॉन्ग कंसेप्शन। सोना का बिस्किट में थोड़ी कोई पार्ले जी बिस्किट मिला हुआ है। नहीं सर, सोना का बिस्किट पार्ले जी बिस्किट नहीं ना है। सोना का बिस्किट में जितना सोना लिखा हुआ है उतना ही सोना रहेगा, उसका मशीन होता है, उसको रखेगा प्योर सोना का, वहां तुमको देगा सिग्नल कि इसमें इतना सोना दिया कि बिस्किट में कम सोना रहता है। सर देखे थे। कहाँ देखिए? टीवी में। और सोना बीवी के पास रहता है कि टीवी के पास? सोना तो बीवी के पास रहता है ना। घर में जाकर के देखो, जिसके पास सोना है उसको ले जाओ एक टेस्ट करने के लिए सोनार के पास। तो सर तांबा मिक्स रहता है, जो गहना बना रहता है ना, तांबा मिक्स रहता है पूरा। 22% वही मतलब रहता है कैरेट का, 24% कहाँ रहता है? 24% उसमें जो सोना में मिलाया जाता है तांबा, भारत में मिलाया जाता है तांबा, अमेरिका में मिलाया जाता है आयरन, ये जान लो। इसलिए अमेरिका का जो सोना होगा उसमें उजलापन लिए वो आयरन डालाता है, स्टील। यहाँ वाला सोना में जो है वो तांबा डाला जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए, क्योंकि प्योर गोल्ड जो होता है इतना सॉफ्ट होता है कि हाथ से तोड़िएगा तो टूट जाएगा, तो गला में पहन नहीं सकता है, तो उसको हार्ड करने के लिए ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए भारत क्या करता है कि अफ्रीका से सोना इंपोर्ट करता है, आयात करता है, और भारत में उसका गहना बनाता है और बना के निर्यात करता है। तो पैसा उसको ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा। ये हमारा बहुत बड़ा स्रोत है कि हम लोग इंडिया में गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, प्योर गोल्ड इंपोर्ट किए और उसको प्योर गोल्ड में तांबा मिला करके तरह तरह का डिजाइन का गाना तैयार किए। आजकल तो गाना हाथ से नहीं बनाया जाता है, मशीन से बनता है। एक से एक डिजाइन किए और मशीन से, और तब वो चला, तो वो उसको फिर एक्सपोर्ट किए। हमारा कलाकृति जो ज्यादा पसंद करता है, तो हमारे गोल्ड का गाना वहां बिकता है। वो समझ गई प्रिया? जी सर समझ गए। हाँ ना, सोना है वो घर से लेके जाओगी और सोनार क्या ले जाके पूछोगी कि इसमें कितना % गोल्ड है, तो क्या करता है कि ठगने के लिए ज्यादा तांबा मिला देता है। मोहल्ला का सोनार, जो हर मोहल्ला में देखोगे सोना का दुकान। पटना में हम तो जिस गली में जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान बना ज्वेलरी, नाम सब लिखा रहेगा, कुछ शीशा उषा लगा के बैठा रहता है। तो उस सब जगह जो है हॉलमार्क नहीं रहता, हॉलमार्क रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कितना ग्राम है, कितना इसमें सोना है या कितना इसमें नॉट गोल्ड माने कॉपर है, ये सब रेशियो रहता है। तो खैर हो गई आज की बात, और हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आज का, वो बात कर रहे हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के आगे ऑफ इंडिया नहीं लगाया जाता है, इस कॉमन सेंस का बता रहे हैं, वही जांचे हैं तुमको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता है, सेंट्रल बैंक ही सेंट्रल बैंक हर जगह। सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलग है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्य बैंक है ना, यही ना। तो इतना वो है समझाएंगे ना समझ सर। लो, लिख लो। यस सर। अबे मोहल्ला में होगा, पूछ लो कहीं पर, पूछोगी पटना में है हो ना सर। तुम, हाँ सर, मेरे खजांची घर के रोड बगल में, में है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बस वही उसी में घुस कंफ्यूजन जाओ। लग रहा था। अब मैनेजर के पास जाके कहा कि आप सोना दीजिएगा हमको, आप रिजर्व बैंक है कि पानी पिलाओ। और तुम बोलोगे कि आप सेंट्रल बैंक का है नाम रखे हुए हैं, जो आप नहीं दे सकते हैं सोना। तो वो कॉमर्शियल बैंक है, और कॉमर्शियल बैंक अपना नाम रखे हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो तुम उसको रिजर्व बैंक समझती थी क्या? नहीं सर, तुम क्या उसको समझती थी? हम नॉर्मल जो वाणिज्य बैंक होता है वही समझते थे। तो फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है, ये नहीं पूछी जाके? नहीं, दिमाग नहीं लगाए सर। हाँ, तो अब दिमाग को अब लगाइए, और इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम बोलोगे श्रीमान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम जो है वो भारत के एक वाणिज्य बैंक का, जो राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक। तो तुमको आगे कुछ पूछवे नहीं करेगा, जान जाएगा किसको नॉलेज है। कोई आदमी अपना नाम रख लिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक थोड़ी हो जाएगा। तो वाणिज्य बैंक खोला, उस जमाने में उसको यही नाम अच्छा लगा, कोई रख दिया इलाहाबाद बैंक, कोई रख दिया पंजाब नेशनल बैंक, और पंजाब, कोई आंध्रा बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, जैसा जैसा आदमी रहा, विजया बैंक, अपना नाम रख लिया। तो वो पहला जो शुरुआत, बहुत पुराना बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, भारत का पुराना वाणिज्य बैंक। उस जमाने में उतना नाम का कमी नहीं था, तो एकदम सॉलिड नाम रखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसी को शक नहीं हो। क्योंकि उस जमाने में वाणिज्य बैंक में रुपया रखने पर वाणिज्य बैंक डूब जाता था। यहाँ मुजफ्फरपुर है, पटना से आ गया मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक बैंक था, बनारस बैंक। बनारस बैंक जो था फेल हो गया, तो वहां जो लोग काम करते थे बेरोजगार हो गए। अभी भी वहां बनारस बैंक चौक नाम है उस जगह का। एक भ्रांति हो गई थी कि बैंक में नौकरी करना खतरनाक है, कब बैंक फेल कर जाएगा, नौकरी चली जाएगी। लेकिन वही बैंक जो है अब हो गया राष्ट्रीयकृत बैंक। अब क्या हो गया है? राष्ट्रीयकृत बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंक जो हो गया वो सरकारी नौकरी की तरह हो गया। तो आजकल देखिए एसबीआई का पीओ बनने के लिए तैयारी करता है, नेशनलाइज बैंक के पीओ बनने के लिए तैयारी करता है। खूब यहाँ पटना शहर में लाखों स्टूडेंट जो है बैंक के नौकरी का तैयारी करता है, एसबीआई के लिए जान देता है, नेशनलाइज बैंक के लिए जान देता है, कोई कोई रूरल गवर्नमेंट बैंक के लिए भी जान देता है, जिसको जैसा मन। तो इसलिए ये अच्छा हुआ कि क्लियर हो गया प्रिया को कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, वो ये भारत का एक वाणिज्य बैंक का नाम है। और भारत के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? वो रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक, ये नाम। तो हम लोग जो है सेंट्रल बैंक में गलत परिभाषा हो गया कि सेंट्रल बैंक हर देश में एक होता है।
भारत में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंग्लैंड में सेंट्रल बैंक है, उसका नाम होगा बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूएसए में जो बैंक है सेंट्रल बैंक, उसका नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। लिख लीजिए जो बोल रहे हैं, फेडरल रिजर्व सिस्टम। आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूएसए का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? तो यूएसए के रिजर्व बैंक का नाम क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक। फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि भारत में जो है आपका सेंट्रल बैंक, भारत के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसको शॉर्ट में हम लोग क्या आरबीआई। पुकारते हैं? आरबीआई। आरबीआई। करेक्ट। प्रिया सही बोल रही है ना? सोनी? जी सर, आरबीआई। प्रिया सही बोल रही है? रिचा? जी सर, आरबीआई। आरबीआई। अब रिचा हमको बताओ कि यूएसए का बैंक का शॉर्ट में नाम क्या है? यूएसए एफआरएस। अभी तो फेडरल बताए हैं ना। एफआरएस फेडरल रिजर्व सिस्टम। सानी तुम बताओ तो, सानी सेंट्रल बैंक पढ़े हुआ है। सर शॉर्ट फॉर्म तो नहीं पता, एफआरएस ही ऐसे बोलना चाहिए अगर बोला जाए तो। अब यही अंतर है अमेरिका में और इंडिया में। इंडिया में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शॉर्ट किया था, क्या नाम दिया? आरबीआई। क्या नाम दिया है? आरबीआई। आरबीआई। अमेरिकन कहा कि हमारा जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है उसके आगे का 3 लेटर लीजिए। फेड। तो आगे का 3 लेटर क्या होगा? फेड होगा। FED। जी फेड। FED। तो वहां छोटा नाम है फेड। छोटा नाम क्या है? फेड। फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व सिस्टम का छोटा नाम क्या है? फेड। फेड। आनंद सानी तुम बताओ, फेडरल रिजर्व सिस्टम का छोटा नाम क्या है? फेड सर, FED। प्रिया तुम बताओ, आरबीआई जैसे है भारत में उस तरह से छोटा नाम अमेरिका का क्या होगा? फेड। सेंट्रल बैंक का फेड। FED। फेड। FED जो है वो पहला लेटर जो फेडरल है उसी का 3 गो लेटर लिया हुआ, बाकी सबको छोड़ दिया। तो तुम अखबार में ध्यान दोगी, कहीं भी अमेरिका का बैंक को क्या बात हुआ, फेड 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 लिखे रहे। फेड ने ये कहा, फेड ने वो कहा, हमारे यहाँ लिखता आरबीआई ने ये कहा। सोनी तुम बताओ तो, यूएसए के फेडरल रिजर्व सिस्टम का छोटा नाम क्या है? फेड है सर, FED फेड। तो अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जान गए कि किसी भी कंट्री में एक बैंक होता है तो वहां का मुख्य बैंक होता है और वो बैंकों का बैंक होता है। क्या होता है? बैंकों का बैंक। सेंट्रल बैंक में कौन कौन खाता खोल सकता है?
सानिया बताइए, आप तो पढ़े हुए हैं इसको, सेंट्रल बैंक में खाता कौन खोलता है? सेंट्रल बैंक में सर बैंक जितने भी बैंक है वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका खाता होता है। और और सर सरकार का कुछ पता होगा, नहीं पता। ऋचा चौहान, आप बताइए तो सेंट्रल बैंक में कौन खाता खोलता है? तो सेंट्रल बैंक में खाता नहीं खुलता है, वो तो सेंट्रल बैंक ही आरबीआई हुआ ना, तो उसपे तो खाता खुलेगा नहीं। जो वाणिज्य बैंक है उसमें खाता खुलता है। अरे भाई, वहां खाता किसी का खुलता है कि नहीं खुलता है? नहीं ये सर, पूछ रहे हैं। नहीं खुलता। सोनी, आप बताइए। तो नहीं, खाता नहीं खुलता है सर। प्रिया, तुम बता दो, सर रिजर्व बैंक में किसका खाता खुलता है? सर खुलता तो किसी का नहीं है, लेकिन सर जिस टाइम नोटबंदी हुआ था तो उस टाइम दिया गया था कि इतना टाइम में पुराना पैसा को जमा करना है। लेकिन एक बार ऐसा मतलब बताया गया कि जिसके पास बच गया है वो सीधा आरबीआई में जमा कर सकते हैं। तो सर कैसे जमा कर सकता था वो जब खाता खुलता नहीं है? तो तुमको उसको देना ना है, आरबीआई में देना है। तुमको अपना लेना रहेगा तब ना खाता खोलोगे, जाके वहां जमा कर देना है, वो उसके बदले में आपको रुपया देगा। ऐसे तो सर खाता किसी का नहीं खुलता। अब आप यही जान लीजिए, बहुत स्टूडेंट पूछता है कि सर सारा चीज वीडियो में तो हमको मिल जाएगा, तो फिर आपके यहाँ पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा? ऐसा रोज फोन पर हमको कहता है। हम कहे कि हमारे यहाँ पढ़ने का नसीब सबको नहीं है, उसका बहुत सारा कारण है, और हमारा अपना सोच है कि हम रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे बात को वहां यूट्यूब अमर रहेगा। यूट्यूब जब तक जिंदा रहेगा उस पर 1200 वीडियो उस पर अपलोडेड है। तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो वहां वीडियो चला जाएगा। तो अगर उसके पढ़ने से कंप्लीट आप कर गए तो अभी आप हमको फोन करके या लिख करके इसमें भेजते हैं कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम कंप्लीट कर गए, ये कर गए, वो कर गए। हम उसको फॉलो किए हैं, आपके क्या बोलते हैं यूट्यूब को। तो इससे क्या हो गया कि वहां सब्सक्राइबर जो है ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। हमारा कहीं कोई प्रचार नहीं है। मेरा प्रचार क्या है? स्टूडेंट कंप्लीट किया तो उससे कोई पूछेगा। तो नॉलेज जो है केवल ही नोट्स या 5 को बात नहीं है, नॉलेज है आपके पर्सनालिटी को तैयार करना। इसलिए इंटरव्यू में जो जाता है हमारे यहाँ का लड़का, वो छटता नहीं है, पोजीशन लाता है। कि पढ़ाई के क्रम में बहुत बात ट्रांसफर करते हैं, वो दूसरे जगहों पर उसको जरूरत नहीं, वो आया अपना पढ़ा के चले गए, उसको अपना इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट है कि लड़का हमसे संपर्क में आया तो उसके सारे ज्ञानता अज्ञानता को हटा के ज्ञानता डाले जितना हो सकता है। इसलिए बराबर देखिएगा कि कुछ न कुछ बात बताते रहते हैं जो कि कोर्स से अलग, वो जनरल बात है। तो फेड बताए, ये आपके लाइफ के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो नहीं जानेगा वो फेड मैंने पूछ लिया फेड क्या है, समझ लीजिए आप गस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं। अब आरबीआई में खाता किसका खुलता है? आरबीआई में खाता खुलता है भारत सरकार। पहला खाता किसका है? भारत सरकार का। भारत सरकार का। दूसरा खाता है सब राज्य का, हर राज्य का खाता वहां है। आरबीआई से कर्जा लेने के लिए जाएगा तो उसका खाता है वहां, उसको 10,000 करोड़ रुपया देगा तो उसे खाता में देगा वो, और बिहार में आके उसको निकाल के अपना खर्च करेगा।
अब आरबीआई में खाता नहीं खोल सकते। कौन नहीं खोल सकता? कोई व्यक्ति आरबीआई में खाता नहीं खोल सकते। ये बात किसके लिए कहा जाता है? कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, पर्सनल व्यक्ति जो है। हमारे यहाँ ना 135 करोड़ कितना है आबादी भारत का? 137 136 करोड़ 136 करोड़। तो 136 करोड़ खाता नहीं खोल सकता। कितना राज्य है हमारे देश में? 28। तो 28 को खाता तय हो गया। कितना है ये यूनियन टेरिटरी? 8 है 8 है 8 है 8 है 8 है। 8 को खाता ही हो गया। क्लियर कंसेप्शन हुआ ना? जी Yes, सर। sir. कौन खाता खोल सकता है? ऐसा नहीं वहां खाता नहीं खुलेगा। खाता नहीं खुलेगा तो आरबीआई का पैसा जिसके पास भेजना है उसको कैसे भेजेगा? क्या समझ रही हो ना? जी सर। प्रिया के चक्कर में हम लोग इतना बात समझा रहे हैं। अगर उन्हें पूछती ना हम आगे बढ़ते। इसलिए हम उस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आरबीआई में खाता किसका खुलता है? उत्तर होगा श्रीमान, आरबीआई में खाता, पहला खाता भारत सरकार का है, दूसरा खाता विभिन्न राज्यों का है, तीसरा खाता यूनियन टेरिटरी का है। ये रोजमर्रे का लेन देन आरबीआई से जो करते हैं उसी खाता के सहारे। तो उसको नंबर देगा कि नहीं देगा? जी आप बोल दिया पर किसी का खाता नहीं खुलता है ना, ना किसी का नहीं खुलता है। कोई कोई तो लड़ी हो जाता है ना, उसको लग रहा है कि हमको झूठो करा रहा है। नहीं खुलता है तो नहीं सर, किसी का खाता नहीं खुलता आरबीआई। हम जिसको पढ़ाए हुए हैं वो बोलेगा कि हाँ सर आरबीआई में खाता खुलता है, उत्सुकता से सुनेगा कि क्या बोल रहा है। तो ऐसा नहीं कहे कि राम सिंह का मोहन सिंह का खुलता है। लड़का बोला श्रीमान आरबीआई में खाता भारत सरकार का खुलता है, आरबीआई में खाता विभिन्न राज्यों का खुलता है, आरबीआई में खाता यूनियन टेरिटरी का खुलता है। अब मान लीजिए वो देख लिया कि भाई तो लड़का अच्छा बोल रहा है, तो फिर पूछेगा इसके अतिरिक्त और किसका खुलता है? तब उत्तर होगा श्रीमान आईएमएफ का खाता खुलता है, वर्ल्ड बैंक सर का खाता वाणिज्यिक खुलता बैंक का वाणिज्यिक बैंक का खाता खुलता है या नहीं? तो वहां हम आएंगे, अभी जब बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। पूछा Yes, कि sir. और किसका खुलता है? तो आप बोलिएगा आईएमएफ का खाता आरबीआई में खुलता है, वर्ल्ड बैंक का खाता आईबीआरडी जिसको बोलता है आईबीआरडी 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 का खाता खुलता है कहाँ? आरबीआई में। अब ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि मनी सप्लाई में एक आइटम आता है कि आरबीआई में आईएमएफ का कितना डिपॉजिट है, आईबीआरडी का कितना, आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लिख लीजिए आईबीआरडी। आईबीआरडी क्या लिखी प्रिया? आईबीआरडी आईएमएफ। पूरा पुकार नाम क्या होगा आईएमएफ का?
इंटरनेशनल मॉनेटरी इंटरनेशनल फंड। मॉनेटरी फंड, IBRD का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और भी लगेगा, इंटरनेशनल जी बैंक सर। फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IMF जो है वो अल्पकालीन ऋण भारत को देती है खाता में। IMF जो कर्जा देती है भारत सरकार को, अल्पकालीन कर्जा देती है, उसी खाता में जाएगा। और IBRD जो है दीर्घकालीन, और दीर्घकालीन ऋण देती है, वो इसी खाता में जाएगा। सर क्या आप बोले, एक बार फिर से। IBRD के खाता में, IBRD जो है RBI में खाता खोलता है किस लिए? दीर्घकालीन। वो भारत सरकार को दे- दीर्घकालीन लोन देना होगा तो उसी खाता में। उसी खाता में जाएगी, वहां से जहां जाना हो जाएगी। क्या गौतम? सर इसमें RBI का खाता खुलता होगा ना वर्ल्ड बैंक में, या वर्ल्ड बैंक का खाता खुलेगा RBI में? दोनों का। वर्ल्ड बैंक का तो खुलेगा तब ना आवेगा, यहाँ पैसा किसे आवेगा? यस सर। शुरुआती होगी ना। वर्ल्ड बैंक का में खाता इसका खुलेगा, भारत सरकार का। RBI का में खाता खुलेगा किसका? वर्ल्ड बैंक का, RBI का। वहां से जो पैसा आवेगा वो RBI में आएगा। भारत सरकार भी जो पैसा भेजेगी वो RBI के थ्रू भेजेगी। यस सर। आगे वहाँ से आएगा ना सर। क्लियर है? सर हम RBI जो खाता है खुलवाएगी सर, IMF में खुलवाएगी, IMF आती है। जो भी IMF IBRD भारत में खाता खोलेगी तो भारत सरकार का कौन बैंक है? RBI। भारत सरकार का कौन बैंक है? RBI। तो कहीं भी खाता खोलेगा उसको RBI में पैसा भेजना है। RBI में भारत सरकार का खाता है और भारत सरकार को कुछ देना होगा तो उसी खाता में डालेगा तो चला जाएगा वर्ल्ड बैंक के पास। भारत सरकार जो है को RBI को देना होगा और RBI में डालेगा किसके खाता में? IMF के खाता में, तो पैसा चला जाएगा IMF के खाता में। भारत सरकार जो है अपना RBI के खाता में पैसा डालेगा IBRD में के अकाउंट में, तो आज से उसको पेमेंट हो जाए। क्लियर है? यस सर। तो आज हम लोग का सारा समय इसी में खत्म हो गया। अब हम एक पाका तैयार कर रहे हैं जो अगली क्लास में हम लोग सेंट्रल बैंक में क्या क्या बात पढ़ेंगे उसको नोट कीजिए। अच्छा हुआ प्रिया को थैंक्स दीजिए, वो ना बोलती ना हम लोग आते आते मशीन की तरह शुरू हो जाते। तो मशीन की तरह नहीं हुआ, आपके मन के बात को जानने के बाद हम फिर रुकेंगे नहीं, उस बात को समझाएंगे ही तभी आगे बढ़े। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में केंद्रीय बैंक। तो पहला इसका परिभाषा,
दूसरा आरबीआई की स्थापना। तीसरा कार्य। कार्य जो है नोट छापना। भारत सरकार का बैंक। भारत सरकार का सलाहकार। दोस्त, परामर्शदाता। कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल। वैल्यूएबल माने सोना चांदी, सोना कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ वैल्यूएबल। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसको हिंदी में कहेंगे अंतिम ऋणदाता। अंतिम अंतिम ऋणदाता। छठा होगा साख नियंत्रण। लिख लिए? यस सर। जी सर। जी सर। जी सर। हम लोग आज देखें कि आरबीआई की तरह होता है फेड। फेड होता है यूएसए में और आरबीआई होता है भारत। अब साख नियंत्रण जो है वो तीन होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव। परिमाणात्मक, परिमाणात्मक तरीके। गुणात्मक तरीके। चयनात्मक तरीके। परिमाणात्मक तरीके
उसमें पहला होता है बैंक दर, बैंक दर, दूसरा बैंक दर, बैंक रेट, दूसरा होता है खुले ओएमपी, ओएमपी बाजार में बॉन्ड की बिक्री, अंग्रेजी में कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद बोल CRR, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, आरक्षित अनुपात, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, लिख लिए? जी जी सर। सर। धनात्मक या चयनात्मक नियंत्रण, विधियां, धनात्मक या चयनात्मक शाख नियंत्रण विधियां। मोरल सुएशन, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव,
डायरेक्शन, निर्देश, डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही, वेरिएशन इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, margin requirement in produce exchange, margin requirement in the stock exchange, तो हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो इन सब बातों को कवर करेगा। यस सर। लिख लिए? यस जी सर। सर। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो।